हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में आखिरी आखिरी लेक्चर है। इसमें क्या पढ़ा है? परिकल्पनाएं, उपधारणाओं के बारे में पढ़ाना है। तो इसके पहले जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी वो तो आप लोगों ने देख ली होगी। अब आज परिकल्पनाओं के बारे में तो क्या कैसे शुरू करना है, पहले आइए वो मैं बता देता हूँ, फिर इसको शुरू करते हैं। तो अब प्रिजम्पशन में क्या क्या चीज़, प्रिजम्पशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें ये जान लो, सबसे पहले ये जान लो कि जो चैप्टर 5 होता है वो क्या दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के संबंध में परिकल्पनाएं प्रस्तुत करता है। उपधारणाएं, न्यायालय क्या होगा, और ये उपधारणाएं कैसी होंगी? खंडनीय होंगी। कैसी होंगी उपधारणाएं? इतना याद कर लेना, ये उपधारणाएं कैसी होंगी? खंडनीय परिकल्पनाएं होंगी। ठीक है। और इसमें कितनी उपधारणा के बारे में टोटल कितने सेक्शन हैं? 12 धाराएं दी गई हैं। ठीक है, जिसमें 6 धाराएं जो हैं, 12 धाराएं दी गई हैं, 6 धाराएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में परिकल्पना प्रावधानित करती है। 12 प्लस 6 को इलेक्ट्रॉनिक, तो टोटल कितने हो गए? 18 सेक्शन हो गए परिकल्पना के बारे में। ठीक है, प्रिजम्पशन के बारे में टोटल कितने सेक्शन हो गए? ये प्रिजम्पशन के बारे में, प्रिजम्पशन के बारे में हो गया। किसके बारे में? उपधारणा के बारे में, या परिकल्पना कहते, कुछ भी पढ़ लो। तो आओ देखते हैं कि पहले क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या डालते हो? प्रिजम्पशन ही देख लेते हैं। प्रिजम्पशन को किस तरीके से, 2 भागों में बांट लो। ये लिख लेना, ये दिमाग में बैठा लेना, बहुत अच्छा। पहले डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, 2 भागों में बांट लेना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है, रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट के बारे में। तो इसमें टोटल कितने सेक्शन हैं? 8 + 4, यानी कि टोटल कितने? 12 सेक्शन है। तो इसको 2 भागों में बांट लो। एक सेल होता है, सेल प्रिज्यूम हो जाता है, और एक क्या होता है? मे प्रिज्यूम होता है। एक उपधारणा कर सकेगा, एक उपधारणा करेगा। तो इसमें कौन से सेक्शन आते हैं? 79 to 85 आते हैं, और एक सेक्शन आता है एंड एक सेक्शन आ जाता है इसमें 89। तो इतना हो गया सेल प्रिज्यूम में। मे प्रिज्यूम में क्या चीज़ें आती हैं? 86 to 88, और कौन सा आता है? एक सेक्शन 90 आ जाता है। तो ये हो गया मे प्रिज्यूम में। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी ऐसे ही होगा भाई, एक सेल प्रिज्यूम होगा और एक क्या होगा? मे प्रिज्यूम होगा। ये बना लेना, प्रिजम्पशन कर लेना, यहाँ उपधारणा लिख लेना। अगर हिंदी में लिखना है, इतना तो जानते ही होगे, उपधारणा लिख लेना इसको, मे प्रिज्यूम को, और इसको सेल प्रिज्यूम। ठीक है, तो यहाँ सेल प्रिज्यूम में क्या लिखोगे? 81A, ये भी क्या है? सेल प्रिज्यूम है। 85A to C तक, 85A B C, तो 3 धाराएं हैं, तो ये क्या होंगी? सेल प्रिज्यूम। और 88A में प्रिज्यूम, चाहे करेगा प्रिजम्पशन चाहे नहीं, और 90A में न्यायालय चाहे उपधारणा करे चाहे ना करे, कर सकेगा। और इसमें क्या है? करेगा, सेल प्रिज्यूम में करेगा। ठीक है, ये तथ्य की उपधारणा में की होती है, ये पहले मैंने बता चुका प्रीवियस ईयर के लेक्चर में, शुरू में आप जाके देख लेना, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब आप आ जाओ बीएसए में भी इसको वो कर लेते हैं कि बीएसए में कहाँ कहाँ दिया, बीएसए में कहाँ दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ कहाँ चीज़ें दी गई, वो भी देख लेते हैं। तो बीएसए में कहाँ कहाँ चीज़ें दी गई हैं, तो जो, अब इसको ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको प्रिजम्पशन यहाँ डाल लेना। बीएसए में जो प्रिजम्पशन के बारे में, ठीक है, प्रिजम्पशन के बारे, प्रिजम्पशन के बारे में क्या है? डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं इसे लिख नहीं पाता हूँ, इसी वजह से बता दे रहा हूँ। तो इसमें हो जाएगा सेल प्रिज्यूम,
अच्छा चलो उसी में बता देता हूँ, बैक जाके यहाँ 50 बार लिखना पड़ेगा और लिख जा नहीं रहा, पेन सही नहीं है। तो यहीं पे मैं इसको पेन चेंज करके किसी और से लिख दे रहा हूँ, ग्रीन से लिख दे रहा हूँ। तो जो ग्रीन से लिख रहा हूँ वो किस में है, वो है तुम्हारा, अब वो है आप लोगों का BSA में। तो सेल प्रिज्यूम में क्या क्या पढ़ोगे, 78 से, ये BSA लिख रहा हूँ, जो 78 से 79, 80, 82, 83, ये सब सेल प्रिज्यूम में है। 84 और 91 ये BSA की है। तो इसमें कितना है, 2 2 4 2 6 1 7, तो इसमें 7 धाराएं हो गई हैं। और मे प्रिज्यूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मे प्रिज्यूम में क्या क्या है, 88, 89 और 92। इसमें एक चीज़ जान जाना, जो 88 है उसको समाप्त कर दिया गया, उसको नहीं लिखा गया है। और इसमें 82 जो था, जो इसमें 75 से 85 82 था इंडियन एविडेंस एक्ट पे, उसको ख़त्म कर दिया गया BSA में। तो ये हो गया। अब आप आ जाओ यहाँ सेल प्रिज्यूम में, कहाँ है, यहाँ सेल प्रिज्यूम में 81, 85, 86 और 87 ये सेल प्रिज्यूम में हो जाएगा। और इसमें कितना 90 और 93, तो 2 सेक्शन इधर हो गए। जो 88 में दिया है वो 90 में दिया, जो 90 में दिया है वो कहाँ 93 में दिया है, ठीक है। 81, 85, 86 और 87, इस वजह से मैंने इसको यहीं पे लिख दिया। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आप आ जाओ, शुरू करते हैं हम अपने उसको चैप्टर को कि कहाँ से पढ़ना है। तो परिकल्पनाओं में सबसे पहले 70 तो दो चीज़ मैं बताऊंगा, उसे आप अपने बुक पे लिखते चले जाना। तो सबसे पहले क्या है, प्रमाणित प्रतियां क्या होनी है, प्रमाणित पतली के असली होने के बारे में उपधारणा। तो इसको सबसे पहले मैं बताते भी चल रहा हूँ, इसको 79 को रेड विथ BSA की धारा कौन सी है, 78 के साथ पढ़ेंगे। तो 79 को किसके साथ पढ़ेंगे, 78, BSA की धारा 78 के साथ पढ़ेंगे। इसमें क्या बताता है कि प्रमाणित प्रति के असली होने के बारे में उपधारणा है। न्यायालय हर ऐसे दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जो प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में क्या होना, ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है, और जिसका केंद्र सरकार या किसी राज्य के किसी ऑफिसर द्वारा, जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र के किसी ऑफिसर द्वारा जो केंद्र सरकार के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो, सम्यक रूप से प्रमाणित होना तात्पर्य। परंतु यह जब कि दस्तावेज सारता उस प्रारूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुआ तात्पर्य हो जो विधि द्वारा तन्मनित निर्दिष्ट है, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि क्या करेगा, कोई ऑफिसर जिसके द्वारा ऐसे दस्तावेज को हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्य है, वह पदीय हैसियत जिसका वह कागज है दावा करता, उसका क्या कहे, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया। तो 79 के साथ क्या लिख लोगे, सेल प्रिज्यूम लिख लोगे। ये कैसी, ये विधि की उपधारणा, यानी कि न्यायालय के सामने अगर कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाएगा तो न्यायालय ये मानेगा कि वो दस्तावेज कैसा, असली है। बस इसमें 2 चीज़ पकड़ो सर्टिफाइड कॉपी क्या है, असली है। न्यायालय इसकी क्या करेगा, सेल प्रिज्यूम करेगा, उसको मान लेगा कि वो असली है जब तक उसका खंडन नहीं कर दिया जाता। तो आई होप आपको 79 समझ में आ गया। 79 में क्या चीज़ समझना, केवल इतना समझो कि प्रमाणित प्रति अगर न्यायालय के सामने प्रस्तुत की गई तो न्यायालय ये प्रकल्पना ये मानेगा, अनुमान लगाएगा। प्रकल्पना मतलब ये अनुमान लगाएगा। आप जज के रूप में बैठो, आपके पास प्रमाणित प्रतियां आई, तो आप क्या अनुमान लगाओगे, आप पहले यही देखते ही आप ये अनुमान लगाओगे कि वो प्रतिलिपि असली है। क्या है, असली है, वो नकली नहीं, असली, जब तक उसको क्या कहते हैं, खंडन नहीं कर दिया जाता है। ठीक, तो 79 हो गया। अब आप आ जाओ सॉरी, अब आ जाओ 80 पे। 80 क्या कहता है, तो सबसे पहले 80 को किसके साथ पढ़ना है, रेड विथ
बीएसए की धारा कौन सी है, कोई चेंज नहीं है, बस धाराएं चेंज है। 79 तो एक धाराएं कम कर देना। वो किस में था, 79, 78 में हो गया था, 80 जो था वो 79 में हो गया। तो अब आप आ जाओ, इसमें क्या है, साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश किए गए दस्तावेजों के बारे में क्या है, उपधारणाएं हैं। क्या है, उपधारणाएं हैं। तो आपको पहले मैंने ये बताया था उपधारणाएं। देखो डॉक्यूमेंट के बारे में 12 सेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में 6 सेक्शन है, ठीक है। 4 सेल प्रिज्यूम है, 2 मे प्रिज्यूम। ऐसे दिमाग में बैठा लो 4 सेक्शन। जैसे अब आपको बैठाना है कि डॉक्यूमेंट में कितने सेल प्रिज्यूम है, कितने मे प्रिज्यूम है, तो दिमाग में बैठाओ 4 सेक्शन क्या है, 8 सेक्शन क्या, सेल प्रिज्यूम। सेल प्रिज्यूमों की संख्या ज्यादा, मे प्रिज्यूम की सेक्शन कितने हैं, 4 है। तो आप 4 वाले याद कर लो, बाकी जो आएंगे डॉक्यूमेंट में उसे क्या मार देना, सेल प्रिज्यूम मार देना। तो 86 से 88 और 90 ये इतने सेक्शन हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे आपके, मे प्रिज्यूम। बाकी जो बचे 79 से 85 और 89 ये आपके क्या हो जाएंगे, सेल प्रिज्यूम हो जाएंगे। तो इसे दिमाग में बैठा लेना। 8 सेक्शन आपके क्या है, सेल प्रिज्यूम है, 4 सेक्शन आपके क्या है, मे प्रिज्यूम है। तो इसी तरीके से तोड़ तोड़ के चाहे जिस तरीके से याद कर लो, याद मैं करा दिया जहाँ तक। बाकी जो चीज़ें हैं वो बैग जाके देख लेना। अब आ जाओ, साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश किए गए दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जाता जिसका किसी न्यायिक कार्रवाइयों में या विधि द्वारा ऐसे साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष किसी साक्षी द्वारा किए गए साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, अभिलेख या ज्ञापन होना, ज्ञापन होना अथवा कैदी अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन संस्वीकृति होना तात्पर्य है, और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त जैसे किसी ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है, तब न्यायालय यह उद्धारित करेगा। क्या उद्धारित करेगा, कि दस्तावेज असली है, कि उन परिस्थितियों के बारे में जिसके अधीन वह लिया गया था कोई भी कथन जिसका उसको हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति किया जाना तात्पर्य है, सत्य है, तथा ऐसे साक्ष्य कथन में संस्वीकृति के रूप में सम्यक रूप से ली जाएंगी। तो 79 क्या कहता है, देखो इसको 79 मतलब बीएसए का 70, इसका 80 क्या कहता है। देखो इसको आसान भाषा में मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, वो लिख लेना आप लोग, इसके साथ ही लिख देना। क्या है, साक्ष्य को जब अभिलिखित करता है, साक्ष्य को क्या अभिलेखित करता है, लिखा जाता है जब साक्ष्य को, सॉरी जगह नहीं है तो ऐसे अभिलेखित किया जाने, जिसमें साक्ष्य अभिलेखित है, क्या होगा, करने वाले दस्तावेज क्या होंगे, करने वाले डॉक्यूमेंट क्या होंगे, असली हैं। ये भी क्या होगा, सेल प्रिज्यूम होगा। तो क्या है, साक्ष्य के अब न्यायालय के सामने इतनी चीज समझो। 80 में क्या है, न्यायालय में आप पहुंचे हो, आपको साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज पेश किया गया, तो उसके बारे में क्या उपधारणा की जाएगी, कि वो असली है जब तक उसका खंडन नहीं। तो यहाँ भी क्या है, 80 में भी क्या है, सेल प्रिज्यूम है। ये याद कर लेना, 79 सेल प्रिज्यूम, 80 सेल प्रिज्यूम, ये मैं रटाए दे रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ 81 में, इसको हटा देता हूँ। अब आ जाओ आप 81 में। 81 क्या कहता 81 क्या कहता है, 81 को किसके साथ पढ़ोगे आप, 80 के साथ पढ़ोगे, बीएसए के। ये जरूर लिख लेना अपने बेयर एक्ट पे, अगर पुरानी है तो वहाँ लिख लेना, नई है तो वहाँ पे लिख लेना। अब क्या कहता है, 80 क्या कहता है कि राजपत्रों में, समाचार पत्रों में, पार्लियामेंटों में और प्राइवेट एक्टों या अन्य दस्तावेजों के बारे में न्यायालय हर ऐसे दस्तावेजों का असली होना उपधारित करेगा जिसका लंदन गजट या कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश काउन के किसी उपनिवेश में आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का शासकीय राजपत्र होना, कोई समाचार पत्र जर्नल होना, या क्राउन यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्ट की। अब ये सब हटा दिया गया नए वाले एक्ट में।
क्वीन प्रिंटर द्वारा मुद्रित होना तात्पर्य तथा ऐसे हर दस्तावेज का जिसका किसी दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि के निर्दिष्ट यदि ऐसे दस्तावेज सारता रूप से प्रारूप में रखे गए जो विधि द्वारा अपेक्षित तथा उचित अभिरक्षा में पेश किए गए असली होना उपधारित करेगा। तो 80 में क्या कहता है, 81 में क्या कहता है, जो शासकीय राजपत्र हैं, लंदन राजपत्र हैं, समाचार पत्र हैं, तो उनको क्या माना जाएगा, शासकीय पत्र को क्या माना जाएगा, इन सब को माना जाएगा कि वो असली हैं। तो ए भी क्या हो जाएगा, सेल प्रिज्यूम हो जाएगा। 81 भी सेल, तो 79, 80, 81 सब शासकीय राजपत्र, गजट राजपत्र, समाचार पत्रों तथा जर्नल को क्या होना चाहिए, जो वो असली होगा। अब आप आ जाओ 81, तो आप आ जाओ 81 को, जो यहाँ है ये हम कहाँ पढ़ा देंगे आपको, 81 को जब हम इलेक्ट्रॉनिक वाला पढ़ाएंगे तब यहाँ, तो इसको अभी छोड़ दो, इसको जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में पढ़ाएंगे तब इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब आप आ जाओ, अभी इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये अभी दस्तावेजों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो दोनों को मेंस में लिखने को आता है। तो अभी मैंने दस्तावेज के बारे में आपको एक जगह बता दे रहा हूँ, एक जगह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में बता दूँ, एक जगह अन्य दस्तावेज के बारे में। तो मैंने इसको सबको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक ही साथ पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से मैंने इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब आप आ जाओ 82, तो 82 ये समाप्त कर दिया गया नए एविडेंस में, ये धारा को बीएसए में 82 को समाप्त कर दिया, हटा दिया गया। ये बात ध्यान रख लेना, 82 को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आइए हम इसमें भी पढ़ लें, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम होंगे उसमें नए और पुराने दोनों आने की संभावना है, इस वजह से पुराना और नया दोनों पढ़ते हैं। मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, जबकि किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज पेश किया जाता जिसके ऐसे दस्तावेज होना तात्पर्य है जो इंग्लैंड या आयरलैंड, तो ये इंग्लैंड और आयरलैंड के दस्तावेजों को न्यायालय के समय, तो उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसके बारे में भी क्या बताया गया, सेल प्रिज्यूम, बस इतना जानो, सेल प्रिज्यूम बताया गया। क्या बताया गया है, कुछ मुद्राओं को टिकटों को तथा हस्ताक्षरों के असली होने के, मुद्रा को हस्ताक्षर को के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा है। न्यायालय किसी विशिष्ट को साबित करने के लिए उस दस्तावेज को अधिप्रमाणित करने वाली मुद्रा, स्टाम्प, हस्ताक्षर या उन सब द्वारा जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षर किया जाना तात्पर्य है दावाकृत न्यायिक पदीय हैसियत को साबित किए बिना इंग्लैंड या आयरलैंड में तस्मय प्रवृत्त विधि के अनुसार, और न्यायालय यह उद्धारित करेगा कि मुद्रा, स्टाम्प तथा हस्ताक्षर असली है और इसके हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति न्यायिक पदीय हैसियत है जिसका वह दावा करता है उस समय रखता था तथा जो उसने ऐसे हस्ताक्षर किए थे। फिर उसके बाद तथा दस्तावेज उसी प्रयोजन के लिए जिसका वह इंग्लैंड या आयरलैंड में ग्राह्य होता या हो गया। तो इसको देखो, अभी मैं छोटे छोटे चीज़ों में बताऊँ तो ये बताएगा कि इसमें क्या मुद्रा या हस्ताक्षर जो इंग्लैंड या आयरलैंड के लोगों ने किया, और किन लोगों ने किया, न्यायिक पदीय हैसियत जो धारण करते हैं उन लोगों ने किया। तो उनके हस्ताक्षर को अगर कोई दावा करता तो उस समय रखता तो उसे हस्ताक्षर को क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, जब तक उसका खंडन, उनकी मुद्रा को क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, उसके टिकटों को क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, तो उसको उसकी जब तक उसका खंडन नहीं कर दिया जाता। अब आप आ जाओ 83 में। 83 क्या कहता है कि सरकार के किसी प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्र और रेखाओं में, तो इसका क्या होगा, मानचित्र और रेखाओं के बारे में उपधारणाएं, किसके बारे में, मानचित्र और रेखाओं के बारे में उपधारणाएं। तो 83 जो दिया है उसको किसके साथ पढ़ोगे, 82 के साथ पढ़ोगे। कहाँ पे दिया है, बीएसए में दिया है, 82 बीएसए में, और ये कहाँ है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में है, और ये बीएसए में 82, जो 83 में है वो 82 में है। तो अब आ जाओ इसमें पढ़ लो। तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि मानचित्र रेखा जो केंद्र या राज्य सरकार किसी राज्य सरकार के पदाधिकारी द्वारा बनाए गए तात्पर्य है वैसे ही बनाए गए थे, वे शुद्ध, किंतु किसी मामले के प्रयोजन के लिए बनाए गए मानचित्र या रेखा चित्र के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं।
तो अब आ जाओ इसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या करते हैं, जिसके प्राधिकार के तहत वो क्या कोई मानचित्र या रेखा जारी करती है और उसको न्यायालय के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? सेल प्रिज्यूम माना जाएगा। उसको भी क्या माना जाएगा? सेल प्रिज्यूम माना जाएगा। तो 83 तक हो गया आपका। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे 84 पे, सॉरी 84 पे आ जाओ। 84 क्या 84 को किसके साथ पढ़ोगे? 84 रेड विथ 83 कौन किसका? बीएसए का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो अब 84 क्या है? विधियों के संग्रह और विनिश्चय की रिपोर्टों के बारे में क्या है? उपधारणा है। न्यायालय हर ऐसी पुस्तक जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधियां अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, तथा हर ऐसी पुस्तक जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्ट अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, क्या होगा? असली होना उपधारित करेगा। तो क्या है? विधियों के संग्रह की जो तुम्हारी AIR आ जाती है, जो तुम्हारी लॉ बुकें आ जाती हैं आप लोगों की, उसको भी नया क्या मानेगा? कोर्ट सही मानेगा जब तक उसका खंडन नहीं कर दिया जाता है। तो शासकीय प्राधिकार के अधीन, इसको ऐसे याद करना, शासकीय प्राधिकार के अधीन जो प्रकाशित विधि ग्रंथ या विधि की किताब होती है, वो 84 में विधि की किताबों को असली माना जाता है। ठीक है, अब आप आ जाओ 85 में, इसको हटा देते हैं। 85 आ जाओ। 85 को आप किसके साथ पढ़ोगे? 85 रेड विथ किसके साथ पढ़ोगे? पहले इसको देख लो। रेड विथ आप 84 के साथ पढ़ोगे, बीएसए के साथ। एक एक धारा कम होती चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आप लोग मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा है। न्यायालय के सामने अगर कोई मुख्तारनामा आया, पावर ऑफ अटॉर्नी आई, तो उसका क्या माना जाएगा? न्यायालय या उपधारित करेगा कि ऐसे दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना या नोटरी पब्लिक या न्यायालय या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट भारतीय काउंसिल या उप काउंसिल केंद्र सरकार प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उसके द्वारा अधिप्रमाणित है। क्या है? निष्पादित और अधिप्रमाणित है। ये माना जाएगा कि वो मुख्तारनामा सही से एग्जीक्यूट किया गया है और सही से अधिप्रमाणित होना, सही से वो अधिप्रमाणित किया गया है। ये क्या करेगा? न्यायालय सेल प्रिज्यूम करेगा। क्या करेगा? सेल प्रिज्यूम करेगा कि वो निष्पादित है और अधिप्रमाणित है, अधिप्रमाणन किया गया सही ढंग से। तो अब आ जाओ, ये आपको अभी हम लास्ट में पढ़ाएंगे जब इलेक्ट्रॉनिक वाला पढ़ाएंगे। तो अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? 85 तक हो गया। 85 के बाद अब आप आ जाओ 89 पे सीधे। एट्टी नाइन में क्या है? इसको 89 को किसके साथ पढ़ोगे? सॉरी, देखो 89 जो है आपका, वो रेड विथ 91 के साथ। तो इसमें आप 2 सेक्शन बढ़ गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 89 को 91 के साथ। तो इसमें क्या कहता है? न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी, जो पेश करने की सूचना के पश्चात नहीं की गई, विधि द्वारा अपेक्षित करेगा कि वह अनुप्रमाणित है, स्टाम्पित है और निष्पादित है। अगर किसी दस्तावेज को न्यायालय में पेश करने के लिए कहा गया है और वो दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है, तो न्यायालय या उपधारणा करेगा, न्यायालय या अनुमान लगाएगा कि वह दस्तावेज प्रमाणित है, सर्टिफाइड है, वह दस्तावेज स्टाम्पित है, स्टाम्पित किया गया है और वह दस्तावेज सही से एग्जीक्यूट किया गया है। तो आई होप 89 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को? अब इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है।
नहीं, अभी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, अभी तो इसमें सेल में प्रिज्यूम पढ़े। अब आप आ जाओ सेल प्रिज्यूम में। अब कौन से सेक्शन में आ जाओगे? सेल प्रिज्यूम में। सेल प्रिज्यूम में क्या क्या पढ़ने हैं वो अब पढ़ा जाए। 89 तक हो गया सेल प्रिज्यूम। में प्रिज्यूम अब पढ़ना है। सेल प्रिज्यूम इसके पहले हो गया। तो सेल प्रिज्यूम में 12 सेक्शन है, 8 टोटल 12 है, 8 और 4 टोटल सेक्शन प्रिजम्पशन के 12 हैं। 8 में आपका सेल प्रिज्यूम, 4 में प्रिज्यूम। तो अब 4 सेक्शन आपको और पढ़ने हैं। तो ये सब विदेशी हो गए। अब आपको कौन से सेक्शन पढ़ने हैं? ये आ जाओ में प्रिज्यूम। ये अब क्या पढ़ने आप पढ़ने जा रहे हो? अब क्या पढ़ने जा रहे हो? में प्रिज्यूम पढ़ने जा रहे हो। क्या पढ़ने जा रहे हो? में प्रिज्यूम के बारे में। इसमें न्यायालय खंडन भी करेगा, न्यायालय साक्ष्य भी मान लेगा, न्यायालय चाहे तो उसको ले और चाहे तो उसको इनकार कर दे उसको लेने के लिए। इतनी चीज़ें पहले समझ लो। तो 86 को बीएसए के साथ किसके साथ पढ़ोगे? 86 को रेड विथ 88 के साथ पढ़ोगे बीएसए में। बीएसए में 88 के साथ पढ़ोगे। तो अब आप आ जाओ इसमें क्या है? विदेशी न्यायिक अभिलेख। किसके? विदेशी न्यायिक अभिलेख। विदेशी न्यायिक अभिलेख के प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणाएं न्यायालय या उपधारित कर सकेगा। ये देखो पकड़ो, यही इसी को क्या कहते हैं? सेल प्रिज्यूम में प्रिज्यूम कहते हैं कि किसी देश के जो भारत या मैजेस्टी राज क्षेत्रों के न्यायालय अभिलेख के प्रमाणित तात्पर्य होना कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है यदि वह दस्तावेज किसी न किसी रीत से प्रमाणित हुआ तात्पर्य है जिसका न्यायिक अभिलेख की प्रतियों के प्रमाणन के लिए उस देश में साधारणतः काम में लाई जाने वाली रीति हो। ऐसे देशों में या के लिए केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित हो। जो ऑफिसर ऐसे किसी राज्य क्षेत्र या स्थान के लिए जो भारत या हर मैजेस्टी राज क्षेत्र का भाग नहीं है, साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 13 यथा परिभाषित राजनैतिक अभिकर्ता है, वह इस धारा के प्रयोजन केंद्र सरकार का उस देश और के लिए प्रतिनिधि समझा जाएगा जिस वह राज्य क्षेत्र या स्थान में समाविष्ट है। तो इसमें क्या है? नॉर्मल सी चीज़ें समझो। इसमें विदेशी जो न्यायिक अभिलेख है उसकी प्रमाणित प्रतियां क्या होना? असली तथा सटीक है। इसका क्या माने? जो विदेशी न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां हैं उसमें न्यायालय उसको मानेगा कि असली तथा सटीक के बारे में क्या उपधारणा करेगा। चाहे तो उसे असली और सटीक माने, चाहे तो उसको न्यायालय असली और सटीक ना माने। तो ये आपका क्या हो गया? में प्रिज्यूम हो गया। 86 आपको 50 बार ये क्वेश्चन पूछता है। 86 आपको विदेशी न्यायिक अभिलेखों के बारे में बताता है। अब आप आ जाओ 87। क्या है? तो सबसे पहले 87 को आप किसके साथ पढ़ोगे? रेड विथ 87 को 89 बीएसए में। बीएसए में 89 के साथ पढ़ोगे। तो पुस्तक मानचित्र या चार्टों के बारे में उपधारणाएं न्यायालय या उपधारित यानी कि अनुमान कर सकेगा अनुमान। देखो, अनुमान कर सकेगा कि कोई पुस्तक जिसे वह लोक या साधारण हित संबंधी बातों की जानकारी के लिए देख और प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों जिसका कथन सुसंगत तथ्य है और जो उसके निरीक्षण में पेश किया गया उस व्यक्ति द्वारा तथा उस समय और उस स्थान पर लिखा गया और प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा या जिस समय या जिस स्थान पर उसका लिखा जाना या प्रकाशित किया जाना होना तात्पर्य है। तो इसको साधारण भाषा में क्या करोगे? जो पुस्तक हैं, जो मानचित्र हैं, जो चार्ट हैं कि लेखक तथा प्रकाशन स्थल तथा समय के संबंध में क्या परिकल्पना की जाएगी, वो क्या बताया गया है? वो कहाँ बताया गया है? वो बताया गया है आपका 87 में। पुस्तक मानचित्र और चार्टों को कब कौन प्रकाशन किया है, किस स्थान से प्रकाशन, कब प्रकाशन किया, उसके बारे में न्यायालय कौन सा प्रिज्यूम करेगा? में प्रिज्यूम करेगा। 86 में प्रिज्यूम, 87 में प्रिज्यूम। अब आ जाओ तार संदेश के बारे में। तो तार संदेश कहाँ दिया गया? 88 में।
तार संदेश कहाँ दिया गया है? 88 में। और उसमें कहाँ दिया गया तार संदेश? तो 88 को हटा दिया गया है। 88 को क्या कर दिया गया है? जो ये 88 है इसको क्या है, नए वाले BSA जो है नए वाले में 88 को हटा दिया गया और वहाँ सेल प्रिज्यूम में 82 वाले को हटा दिया गया। यहाँ 88 वाले को हटा दिया गया, वहाँ 82। तो तार संदेश न्यायालय या उपधारित कर सके कोई संदेश जो किसी तार घर या उस व्यक्ति को भेजा है जिसे ऐसे संदेश का संबोधित होना तात्पर्य है, उस संदेश के समरूप जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय को जहां वह संदेश पारिषेधित पहुंचता है किया गया तात्पर्य है प्रदत्त किया गया था। किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसने संदेश पारिषेधित मतलब भेजा है किए जाने के लिए प्रदत्त किया था यह अवधारणा नहीं करेगा। तो इसमें क्या थे, केवल तार संदेश के भेजने के बारे में के संबंध में परिकल्पना। तो ये कैसी परिकल्पना है? ये मे प्रिज्यूम है। अब आ जाओ 88 हो गया। अब आ जाओ आपको ये हम इलेक्ट्रॉनिक में आपको पढ़ाएंगे अभी बैक साइड में। फिर आप आ जाओ, अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? 90। 89 तो सेल प्रिज्यूम है, ये मैं पढ़ा दिया था आपको। अब आपको क्या करना है? 90 पढ़ना है। तो इसको मैं जगह जगह से कोरिलेट, 90 को आप किससे कोरिलेट करोगे? रेड विथ 92 BSA के साथ। 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। तो क्या है, जहाँ कोई दस्तावेज जिसका 30 पुराना होना तात्पर्य है, संबंधित या साबित किया गया है कि वो 30 वर्ष पुराना है, तो ऐसे किसी अभिरक्षा मतलब किसके पास, जिसकी अभिरक्षा में जिसके पास वो है जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है पेश की गई है, वहाँ न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख होना तात्पर्य है उस व्यक्ति के हस्तलेख में है और निष्पादित है या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगी कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित अनुप्रमाणित की गई थी जिसके द्वारा उसका निष्पादित अनुप्रमाणित होना तात्पर्य है। तो 30 वर्ष पुराने जो दस्तावेज है उसमें भी क्या करेगा? मे प्रिज्यूम करेगा और क्या कहेगा कि वो निष्पादित हैं, अनुप्रमाणित की गई हैं, और क्या बताएगा कि वो चाहे तो प्रिज्यूम करे चाहे तो प्रिज्यूम ना करे। अब आपको ये मैंने समझा दिया दस्तावेजों। अब आप आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के बारे में। अब आपको क्या पढ़ाना है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों। तो सबसे पहले क्या शुरू किया जाए? 81। तो सबसे पहले 81 पढ़ा जाए। 81 कहाँ पे है? इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज पे होगा, सेकंड वाले पे 81। अब आ जाओ, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में न्यायालय क्या उपधारणा करेगा उसके बारे में। तो ये जो 81 है, 81A था, सॉरी, जो 81A था वो अब कहाँ है? रेड विथ 81 में। तो आई होप ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी BSA में। अब आप आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्रों के बारे में उपधारणा। न्यायालय प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जो शासकीय राजपत्र होना तात्पर्य है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कैसा है? जो शासकीय राजपत्र होना तात्पर्य है। कैसा है? शासकीय राजपत्र होना तात्पर्य है। यह किसी विधि द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने या निर्देशित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होना तात्पर्य है। असलियत की उपधारणा करेगा यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सारभूत रूप से विधि द्वारा अपेक्षित रूप से रखा जाता और समुचित अभिरक्षा में पेश किया जाता है। तो उसमें क्या करेगा न्यायालय? असली है, इसमें क्या करेगा न्यायालय? न्यायालय सेल प्रिज्यूम करेगा। न्यायालय क्या करेगा? परिकल्पना करेगा। इसमें क्या करेगा? सेल प्रिज्यूम करेगा। न्यायालय परिकल्पना करेगा। इसमें क्या है? न्यायालय परिकल्पना करेगा। अब आप आ जाओ 85A में। ये सब पढ़ा दिया हूँ। 85A आ जाओ नीचे, तो इसको हटा देते हैं।
85A को आप किसके साथ पढ़ोगे? 85A को रेड विथ 85। तो ये दोनों तो आसान हो गया। जो 88A में दिया था वो अब आपको 81A में जो चीज़ें दी गई थी वो 81 में दे दी गई। ये आसानी से याद हो जाएगा। जो चीज़ें 85A में दी थी वो BSA में अब कहाँ दे दी गई हैं? वो दे दी गई 85 में दे दी गई हैं। तो अब आप आ जाओ किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख करार के बारे में उपधारणाएं। न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पक्षकारों को अंतर्दृष्ट करने वाला करार होना तात्पर्य था इस पक्षकार के साथ किया गया था। मतलब इस पक्षकारों के साथ किया गया था हस्ताक्षर। तो ये कैसा है? ये भी क्या है? सेल प्रिज्यूम है। तो इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में परिकल्पना कहाँ दी गई है? 85A में। इलेक्ट्रॉनिक गजट के अभिलेख के बारे में कहाँ पर परिकल्पना दी गई है? 81A में दी गई है। तो आई होप ये हो गया आपका। अब आ जाओ 85B में, सॉरी, हाँ 85B आ जाओ अब आप। बी। तो 85B जो है वो इसमें किस में है? नए वाले में किस में है? 86 में है। BSA के 86 में है। अब आप पढ़ लो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा है। किसी कार्रवाई में जिसमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतर्ग्रस्त है यदि प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उस विशिष्ट समय में परिवर्तित नहीं किया गया जिससे सुरक्षित यथास्थिति संबंधित है। किसी कार्रवाई में जिसमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर अंतर्ग्रस्त है यदि प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता तो न्यायालय उपधारणा करेगा, क्या करेगा? कि सुरक्षित हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर हस्ताक्षर करके को अनुमोदित करने के आशय से किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। सुरक्षित के मामले के सिवाय इस धारा की कोई बात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या किसी की प्रामाणिकता या सत्यनिष्ठा के संबंध में कोई उपधारणा साबित नहीं करेगी। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में कहाँ दिया गया? 85B में। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में परिकल्पना कहाँ दिया गया है? 85B में। अब आप आ जाओ 85C में। तो 85C जो है इसको किसके साथ पढ़ोगे? रेड विथ 85C को किसके साथ पढ़ोगे? 87 के साथ, BSA। अब आप आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में प्रमाण पत्र के उपधारणाएं। यदि प्रतिकूल साबित नहीं किया जाए तो न्यायालय उपधारणा क्या अनुमान करेगा? कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र सूचीबद्ध सूचना सही है सिवाय इस सूचना के जो हस्ताक्षर की सूचना के रूप में निर्दिष्ट है और जिसे सत्यापित नहीं किया गया यद्यपि प्रमाण पत्र हस्ताक्षरकर्ता द्वारा क्या किया गया है? स्वीकार किया जाता है। तो ये कहाँ, ये किसके बारे में है? इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र के संबंध में परिकल्पना कहाँ दी गई है? 85C में। इसको क्या माना जाएगा? कि प्रमाणकर्ता ने सही से हस्ताक्षर किया और स्वीकार किया, सही से हस्ताक्षर किया है और स्वीकार किया है, प्रमाण पत्र को हस्ताक्षर भी किया है और स्वीकार भी किया। तो ये क्या हो जाएगा? सेल प्रिज्यूम हो जाएगा। अब आप आ जाओ मे प्रिज्यूम वाली। अब ये चीज़ें सेल प्रिज्यूम के 4 सेक्शन खत्म। इसमें 6 ही सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। अब 2 सेक्शन आपका और बचा है। तो अब 88A चलते हैं, अरे सॉरी 88A चलते हैं। अब आ जाओ 88A। इसको रेड विथ किसके साथ पढ़ेंगे? 90 के साथ, 90 के साथ पढ़ेंगे। ये है BSA। और ये जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं मे प्रिज्यूम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मे प्रिज्यूम पढ़ने जा रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणाएं, इलेक्ट्रॉनिक संदेश न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि इलेक्ट्रॉनिक संदेश जिसे परिवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डाक वितरक के माध्यम से प्रेषित को जिसके लिए संदेश भेजे जाने के लिए तात्पर्य है या भेजा गया है या उस संदेश के अनुरूप जिसे प्रेषण के लिए कंप्यूटर में भरा गया, किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के जिसके द्वारा ऐसा संदेश भेजा गया था के बारे में उपधारणा नहीं करेगा, उपधारणा नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में न्यायालय क्या उपधारणा, बस इतना जान लो, मे प्रिज्यूम है। ज़्यादा याद करोगे तो नहीं, बस इतनी चीज़ें जान लो इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में। चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक संदेश मान सकता, चाहे तो उसे इलेक्ट्रॉनिक संदेश नहीं मान सकता। अब आप आ जाओ किस में, 88A पढ़ा दिए, अब आप आ जाओ एक 90A में, ये आ जाओ, ये आ जाओ। तो जो 90A में जो चीज़ें दी गई थी वो अब कहाँ दे दी गई, रेड विथ 93 में, कहाँ, BSA में। और ये क्या है आपका, मे प्रिज्यूम है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें लिखा दिया वो याद कर लेना, उतने से क्वेश्चन तो हो जाएगा। 5 वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा, जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो 5 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है या साबित किया गया किसी अभिरक्षा में पेश किया जाता है जिसे न्यायालय विनिर्दिष्ट मामले में समुचित समझता, वहाँ न्यायालय उपधारणा करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो किसी विशिष्ट व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होना तात्पर्य है उसके द्वारा या उसके प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार किया गया था। ये हो जाएगा आपका कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख 5 वर्ष पुराने के बारे में क्या उपधारणा करेगा, वो न्यायालय मान लेगा कि वो क्या, वो हस्ताक्षरित है किसके द्वारा, जिसने जारी किया उसके पक्षकार द्वारा या कौन से द्वारा, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है। तो ये हो गया। अब आपको आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में। अब आपको अदर नियम क्या क्या हैं वो पढ़ा देता हूँ मैं, अन्य नियम पढ़ा देता हूँ कि अन्य नियम क्या क्या हैं। ये सब क्या है, अब 66 से जो पढ़ाऊँगा, 66, 67, 67A, 68, 68, 72 और 69, 71, 70, 73, 74, ये सब जो पढ़ाऊँगा ये आपका क्या हो जाएगा, अन्य नियम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आ जाओ, अन्य नियम में क्या है, परिकल्पना पढ़ा दिए। अब आप आ जाओ, अन्य नियम भी तो मैंने बताए थे। यहाँ पे क्या है, 65 का खंड का में निर्दिष्ट दस्तावेज के अंतर्वस्तु की द्वितीयक साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक द्वितीयक साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में सख्ती व दस्तावेज है या अटॉर्नी या प्लीडर को उसे पेश करने के लिए सूचना जैसे कि विधि द्वारा विहित है और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं है तो ऐसी सूचना जैसे न्यायालय मामले या परिस्थितियों के अधीन युक्त समझता है ना दे दी गई हो। तो एक चीज़ ये मानो कि आप द्वितीयक दस्तावेज तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब आप जिसके पास प्राथमिक दस्तावेज है जिसके शक्ति के अधीन है, अगर आपने उसको नोटिस दिया है और वो नोटिस देने के बाद भी दस्तावेज नहीं दे रहा है तब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। अगर नोटिस देने का प्रावधान उस दस्तावेज के संबंध में नहीं है तो न्यायालय जो प्रावधान बनाया है उन प्रावधानों और परिस्थितियों के अंतर्गत आपने जब तक उसको नोटिस नहीं दे दिया है तब तक आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ये मैं छूट गया था, तो 67 है, 66 है, उसको रेड विथ किसके साथ पढ़ोगे, 64 के साथ पढ़ोगे, BSA के साथ। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ।
अब देखो एक चीज़ इसमें और है नोटिस 67 में, तो वो समझ गए, 66 समझ गए, 66 का और चीज़ बची हुई है, वो भी देख लिया जाए। क्या कहता है, परंतु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में किसी अथवा किसी अन्य अवस्थाओं में जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने का अभिमुक्त मतलब जिसमें सूचना नहीं देना प्रदान किया है, द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएंगी, जबकि साबित हो जाने वाले दस्तावेज स्वयं एक सूचना हो। जबकि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति में यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उसे अपेक्षा की जाएगी, जबकि यह प्रतीत होता है कि साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त, जबकि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है, जबकि प्रतिपक्षी उसके अभिकर्ता ने उसको खो जाना स्वीकार कर लिया है, जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका के पहुंच से बाहर है या आदेशिका के अधीन नहीं है। तो नंबर 1 क्या है कि जो दस्तावेज है वो स्वयं में एक सूचना है। तो आप क्या कहते हो, क्या द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी। तो जब वो स्वयं ही क्या बोलते हैं, उस सूचना को ही साबित करना, तो द्वितीयक साक्ष्य नहीं दे सकते हो। जब जो डिपेंडेंट होता है, जो प्रतिपक्षी होता है, तो उसके मामले में क्या होगा, प्रकृति से यह जानना होगा कि उसे पेश करने की या उससे अपेक्षा की जाएगी। जब उससे अपेक्षा पहले करोगे कि उसको पेश करो, और जहां यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया। प्रतिपक्षी ने कैसे कब्जा प्राप्त किया हो, मूल पे कपट द्वारा, या कैसे प्राप्त किया हो, बल द्वारा, तो आप पेश कर सकते हो। जब मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में हो, जब मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में हो तो नहीं तो प्रस्तुत कर सकते हो, जबकि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना क्या कर लिया हो, स्वीकार कर लिया हो। तो इतनी चीज़ें, जबकि दस्तावेज कब्जा रखने वाले व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर हैं या आदेशिका के अध्याधीन नहीं है। तो आई होप इतनी चीज़ें हो गई होंगी। अब आप आ जाओ 67 को किसके साथ पढ़ोगे, 67 रेड विथ 65 किसके, BSA के साथ। किताब खोल के देख लिया करो, मुझे भी हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, तो किताब नई वाली बैरैक्ट खोल के देख लेना, क्योंकि नया याद नहीं रह जाता है, तो देख लेना एक बार। जिस व्यक्ति के बारे में अब कथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था, लिखा था, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या हस्तलेख साबित किया जाना। यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतया भागता लिखित है या अब कथित है, तो वह साबित करेगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने का हस्तलेख जितने के बारे में यह अवकथित है कि वह व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया उसका हस्तलेख है। तो क्या कैसे हस्ताक्षर और हस्तलेख को साबित करना, कैसे उसी व्यक्ति द्वारा सब क्या, यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतया भागता लिखित मतलब इल्ज़ाम है कि उसने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या दस्तावेज के उतने का हस्तलेख जितने के बारे में अवकथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है या उसका हस्तलेख में है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, साबित होगा कि जितने भाग को उसने लिखा है या जितने भाग को उसने हस्ताक्षर किया है। अब क्या आ जाओ, अब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, तो यहीं पे बता दे रहा हूँ 67 भी छूट गया है, ये अन्य प्रावधान है। तो 67 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित मामलों में तो 67A को सबसे पहले याद करो किसके साथ पढ़ोगे, 67A को किसके साथ पढ़ोगे, 66 के साथ पढ़ोगे 67A को। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के मामले सिवाय यदि किसी हस्ताक्षर का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत किया गया अवकथित किया गया, तो इस तथ्य को साबित किया जाना कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरकर्ता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 67A हो जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, (68) और 72 को साथ में दस्तावेजों के निष्पादन के बारे में। तो यहाँ पे 67 अभी मैं पढ़ाया, 68 पढ़ाया, 68 को किसके साथ पढ़ोगे, 68 को रेड विथ किसके साथ पढ़ोगे, 67 के साथ।
तो यहाँ पे क्या है, ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। तो कैसे दस्तावेज को साबित किए जाने का प्रावधान यहाँ बता रहा है, जो सर्टिफाइड होना विधि द्वारा बताया गया है। तो किसी दस्तावेज का सर्टिफाइड होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक जिसने उसके सर्टिफाइड किया, तो कम से कम किसने, एक साक्षी। यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित नहीं है, जिसने सर्टिफाइड किया वो जीवित नहीं है, तो न्यायालय की आदेशिका के अधीन हो तथा साक्ष्य देने योग्य हो, तो उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो। परंतु किसी ऐसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए जो बिल नहीं है, जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण 1908 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुप्रमाणिक साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान या उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्य है विनिर्दिष्ट न किया गया हो। तो ये हो गया। अब 68 के साथ ही आप पढ़ लेना 72। तो आओ हम लोग देखते हैं 72 पहले। सेवेंटी टू पढ़ लेते हैं। इसको किसके साथ पढ़ा जाएगा, 72 को बीएसए की कौन सी धारा है, बीएसए की धारा 71 के साथ पढ़ा जाएगा, 71 के साथ। तो क्या है, विधि उस दस्तावेज का साबित किया जाना, उस दस्तावेज का साबित किया जाना, वहाँ अनुप्रमाणित होना। यहाँ अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, जहाँ विधि द्वारा अपेक्षित ही नहीं है कि उसे सर्टिफाइड होना जरूरी है, तो इसी वजह से इसको यहाँ पढ़ा दिया। 68 जो पढ़े थे वहाँ अनुप्रमाणित होना जरूरी है, तब उसको कैसे, कम से कम एक साक्षी द्वारा उसे साबित करोगे। कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज मन अनअटेस्टेड है जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं, ऐसे साबित किया जाएगा मानो कि वह अनुप्रमाणित नहीं हो। तो ये हो गया आपका 72। अब आप आ जाओ, उसके बाद क्या पढ़ा जाए, 69 पढ़ा जाए। सिक्सटी 69 पढ़ लिया जाए भाई। तो 69 को किसके साथ रेड विथ पढ़ा जाएगा, 69 को किसके साथ रेड विथ करोगे, 68 के साथ करोगे, बीएसए के, ठीक है। जब किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, जब क्या हो, 68 में अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाए और जब अनुप्रमाणक साक्षी का 68 में पता ही नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, तब कौन सा सबूत दोगे, जब अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले। यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले अथवा दस्तावेज यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित एग्जीक्यूशन होना तात्पर्य हो, तो यह, अब यह क्या है आगे देखा जाए, तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणिक साक्षी का अनुप्रमाणक उसी के हस्तलेख में, तो अगर वो नहीं आ रहा तो उसका क्या, हस्तलेख, उसकी राइटिंग कि उसी ने उसे अनुप्रमाणित किया गया, तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति का हस्तलेख है, जिसने हस्ताक्षर किया है उसी का वह राइटिंग है, हस्तलेख है, उसी तरह वह दस्तावेज लिखा गया है। तो ये कहाँ बताया गया है, 69 में बताया गया है, 69 में बताया गया है। अब आप आ जाओ किसमें, 71 में आ जाओ। 70 अभी पढ़ाऊँगा, 70 इसके बाद। पहले ये आ जाओ कि क्या करता है, जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, क्या करता है, डिनाई करता है, प्रत्याख्यान करता है, क्या करता है, प्रत्याख्यान करता है। तो प्रत्याख्यान क्या चीज़ है, ये क्या है, जब अनुप्रमाणक साक्षी जो जिसने अटेस्ट किया है वो उसके एग्जीक्यूशन को मना करता है कि उसने उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया है, दस्तावेज का एग्जीक्यूशन उसने उसको निष्पादित नहीं किया है, निष्पादित मतलब उसने उसको जारी नहीं किया है। यदि जो सर्टिफाइड करने वाला व्यक्ति है, साक्षी है, वो दस्तावेज को कहता कि डिनाई कर देता कि मैंने उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया है,
उसके निष्पादन का स्मरण ना हो या उसे याद ही ना हो कि उसने स्मरण, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्यों द्वारा साबित करेगा। जब अन्य प्रमाणक खुद ही मना कर देता तो उसे किसे अन्य साक्ष्यों द्वारा साबित किया जाएगा। तो 71 को रेड विथ किसके साथ पढ़ोगे? 70 के साथ पढ़ोगे। अब आ जाओ, आप किसके पास आ जाओ? अब 70 अनप्रमाणित दस्तावेजों के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ मैंने स्वीकृत, इसमें तो डिनाई करता है, उसमें क्या है 70 में क्या है एक्सेप्ट कर लेता है। तो 70 को किसके साथ पढ़ोगे? 69 के साथ। तो 70 में डिनाई कर देता है, 69 में एक्सेप्ट कर लेता है। वो खुद कहता है कि हाँ मैंने ही इसे किया। क्या कहता है? अनप्रमाणित दस्तावेज किसी पक्षकार को अपने द्वारा उसके निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन या उसके विरुद्ध प्राप्त सबूत होगा, यद्यपि वह दस्तावेज हो जिसका अनप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित हो। तो ये एक में ये खुद ही अनप्रमाणित कर देता, खुद ही प्रमाणित कि मैंने जारी किया तो उसे मान लिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें आ गई होंगी। अब आप आ जाओ, क्या बचा है? 73 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या तुलना करोगे हस्ताक्षर का? हस्ताक्षर का क्या? हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना से कंपेयर करके या अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर लेख मुद्रा या उस व्यक्ति की जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्य है, किसी हस्ताक्षर लेख या मुद्रा जिसके बारे में वह स्वीकृति है या न्यायालय को समाधान या साबित कर लिया गया कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखे या किया गया था उससे जिसने उसे साबित किया है, तुलना की जाएगी, यद्यपि वह हस्ताक्षर लेख या मुद्रा या किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश न की गई हो। न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों को लिखने या निर्देश न्यायालय द्वारा प्रयोजन दे सकेगा कि लिखे गए शब्दों या अंकों को किन्हीं ऐसे शब्दों या अंकों की तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सकेगा कि वे जिसके बारे में अभिकथित हैं उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे। यह धारा किन्हीं आवश्यक उपांतरों के साथ अंगुली छापों को भी लागू होता है। तो तुलना कर लोगे, बस इसमें इतनी चीज़ें। तो इसको किसके साथ 73 रेड विथ किसके साथ पढ़ोगे? 72 के साथ BSA, 72 के BSA के साथ पढ़ोगे। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में। अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के सत्यापन के यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या अंकीय हस्ताक्षर उस व्यक्ति का अंकीय हस्ताक्षर है जिसके द्वारा किया गया तात्पर्य, तो न्यायालय उस व्यक्ति या नियंत्रक या प्रमाणकर्ता अधिकारी को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र। तो कैसे आप जानोगे? तो आप जज के रूप में बैठे तो क्या कहोगे? प्रमाण पत्र पेश करो, उसको प्रमाण पत्र पेश करोगे। ये किसी अन्य व्यक्ति को अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को सूचीबद्ध सार्वजनिक सूचक शब्द को प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा किया गया तात्पर्य अंकीय हस्ताक्षर को सत्यापित करने का निर्देश दे सकेगा। तो अंकीय हस्ताक्षर का सत्यापित होने का निर्देश दे सकेगा। तो 73 को किसके साथ रेड विथ कर लोगे? 73A को 73 के साथ BSA के। तो आई होप आप लोगों का ये पूरा डॉक्यूमेंट खत्म हो गया। अब मौखिक साक्ष्य पे दस्तावेजी साक्ष्य पे मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको अपवर्जन मैं पढ़ाऊँगा 91 से 100 जो चैप्टर 6 है। इसके बाद आपको क्या पढ़ाऊँगा? चैप्टर 6। अब छोटे छोटे चैप्टर, अब कोई ज़्यादा दिक्कत के चैप्टर हैं नहीं, जल्दी से ये 10 लेक्चर में 5 या 6 लेक्चर में आपके एविडेंस ख़त्म हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब 91 से 100 तक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।